अस्सलाम वालेकुम। Okay, in mechanics today we have to discuss October November 2022 paper 4 variant 1 4 1. Okay, this is the paper which we have to discuss. अच्छा ये मैं तो म्यूट हूँ, सॉरी यार। जी बताइए प्रॉब्लम्स। जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ओके जी 4B कहा और उससे पहले आमिना इज सेइंग 3 क्वेश्चन 3। चलिए पहले फिर 3 कर लेते हैं। 3B एंड C उन्होंने कहा है, लेकिन हम फिर ए पार्ट भी कर लेते हैं कंप्लीट ही। 3 4 5 की डिमांड आ रही है। A constant resistance to of magnitude 1400 Newton acts on a car of mass 1250 kg. The car is moving along a straight level road at a constant speed of 28 meter per second. Constant speed. Find in kilowatt the rate at which the engine of the car is working. So the engine of car is working. Power is equal to FV. Or what's the driving force? Do we have driving force? No. ये इसमें जो फोर्स यूज होती है वो ड्राइविंग फोर्स यूज होती है, ऐसा ही है ना। लेकिन तो फिर ड्राइविंग फोर्स कहां से आएगी? हमें ये बात पता है कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो फॉरवर्ड फोर्सेस एंड बैकवर्ड फोर्सेस आर इक्वल। मीन ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। सो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स, और रेजिस्टिव फोर्स इसमें गिवन है 1400 न्यूटन। सो पावर आउटपुट विल बी ड्राइविंग फोर्स 1400 एंड स्पीड इज कांस्टेंट 28। बताइए 39,200. This is the answer in watt, but the question says in kilowatt. So power is equal to 39.2 kilowatt. That was part A. Part B is the car now travels at a constant speed up a hill. Again speed is constant. और अब वो अप अ हिल इंक्लाइंड मूव कर रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, वेयर sin theta is 0.12
सो अब आपके पास सिनेरियो डिफरेंट है। दिस एंगल इज थीटा एंड साइन थीटा इज गिवन 0.12 और अब भी कांस्टेंट स्पीड है। नाउ इंजन इज वर्किंग एट द पावर 43.5 किलोवाट। So power is 43,500 watt। ठीक हो गया। अब आपको फाइंड करनी है स्पीड। देखिए कांस्टेंट स्पीड फाइंड करनी है। कांस्टेंट स्पीड फाइंड करनी है तो अगर पावर गिवन है तो पावर इज इक्वल टू एफ वी से की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पावर तो हमें पता है, वी शुड नो द ड्राइविंग फोर्स। ओके, अब ड्राइविंग फोर्स कैसे फाइंड करनी है? अगर ये है कार और स्पीड कांस्टेंट है तो ड्राइविंग फोर्स एक ये अप्लाई हो रही है और इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? वेट, वेट का कंपोनेंट। और इसका कितना था वेट? 1250 केजी। सो 1250 केजी मीन 12500। सो इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे सो ये आएगा 12500 साइन थीटा, ऐसे ही है ना। और दूसरा कंपोनेंट कॉस 12500। अब आप बताइए इसमें टू ही फोर्सेस एक्ट करिए, एक ड्राइविंग फोर्स और एक आपके पास जो वेट का कंपोनेंट है। The car now travels at a constant speed up a hill inclined angle of accelerating to the horizontal where sin theta is this with the engine working at 43। अच्छा, ऊपर जरा चलते हैं। वो जो रेजिस्टेंस गिवन थी वो ए पार्ट के लिए नहीं थी, वो जनरली स्टार्ट पे गिवन थी। तो इसका मतलब वो बी पार्ट पे भी वही अप्लाई होगी। तो बी पार्ट के लिए भी जो अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड 1400। सो रेजिस्टेंस आपको जो गिवन है वो 1400 न्यूटन गिवन है। So 1400 Newton is resistance. So overall अब आपको पता है कि स्पीड जब कांस्टेंट है तो फॉरवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्सेस। फॉरवर्ड फोर्स है ड्राइविंग फोर्स, बैकवर्ड फोर्स है 1400 प्लस 12,500 साइन थीटा, और साइन थीटा है 0.12। सो यहां से यू विल गेट ड्राइविंग फोर्स। बताइए कैलकुलेशन के बाद 2900 एग्जैक्ट न्यूटन। सो अब आप इसको पुट कर लें इस फॉर्मूला में। सो पावर इज 43,500 2900 टाइम्स v, और अब आप डिवाइड कीजिए। बताइए स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। ये था बी पार्ट। सी पार्ट। On another occasion, the car pulls a trailer of mass 600 kg up the same hill. Car pulls a trailer of mass 600 kg। ये वही कार है जो पीछे हो रही थी। और the system of the car and the trailer is modeled as particle connected by a light inextensible cable. The car's engine produces a driving force of 5,000 Newton and resistance to motion of the trailer, and the resistance to the motion of the trailer is 300 Newton. The resistance to motion of the car remains 1400 Newton. Find the acceleration of the system and the tension in the cable. थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये है भाई कार और ये है ट्रेलर। They are connected with a cable string। ये कार के ऊपर दोनों अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ड्राइविंग फोर्स ऑफ कार है 5000। रेजिस्टिव फोर्स है कार पे 1400। ट्रेलर के ऊपर अगर देखा जाए तो ड्राइविंग फोर्स तो इसमें कोई नहीं है, रेजिस्टिव फोर्सेस
कहाँ पे 300। ठीक, टेंशन मैंने अभी लेवल नहीं की। अगर टेंशन जब मैं लेवल करूंगा तो मैं देखूंगा कि किसके रेफरेंस से लेवल करना है। अगर विद रेफरेंस टू कार देखें तो अवे फ्रॉम कार होगा, विद रेफरेंस टू ट्रेन ट्रेलर देखें तो अवे फ्रॉम ट्रेलर होगा। और वेट कंपोनेंट मैंने अभी लेबल नहीं किया। चलो वेट कंपोनेंट तो हमें चाहिए होगा। ओके, ट्रेलर का मैस उसने बताया है 600, मतलब 6000। तो ये जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो होगा 6000 साइन थीटा। और अगर कार की बात करें तो वो ऑलरेडी था 1250, मीन 12500। उसका भी ये कंपोनेंट 12500 साइन थीटा। देखिए, अगर आप एक्सेलरेशन करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, एक ऑप्शन तो ये है, टू ऑप्शन में बताने लगा हूं। एक ऑप्शन ये है कि आप कार के सिस्टम को अलग कंसीडर करें। जब कार के सिस्टम को अलग कंसीडर करेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम कार होगी, ये होगी। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। जब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए बनेगी तो नेट फोर्स क्या है? फॉरवर्ड फोर्स है 5000 और बैकवर्ड तीन फोर्सेस है। कौन कौन सी? 1400 भी, 12500 साइन थीटा भी और टेंशन भी इज इक्वल टू एम ए। कितने अननोन आ जाएंगे? टू अननोन, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप पार्टिकल पी लेंगे, उसमें टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाए तो फॉरवर्ड फोर्स है टेंशन, बैकवर्ड फोर्स है 300 एंड 6000 साइन थीटा। अगेन ये भी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड टी आ जाएगी। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन और टेंशन भी आ जाएगी। लेकिन एक और ऑप्शन भी है कि आप इसको फुल सिस्टम ले लें, पूरा सिस्टम ले लें। इसका पूरा सिस्टम लेने का फायदा क्या होगा कि जो टेंशन कार की ये और टेंशन ट्रेलर की ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसल हो जाएंगी। तो टेंशन आपकी इक्वेशन के अंदर आएगी नहीं। अगर पूरे सिस्टम को हम ले लें तो आपके पास डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ सकती है। अब बताइए, फुल सिस्टम में ले रहा हूं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। बताइए अभी फॉरवर्ड फोर्सेस पहले सारे लिखते हैं। 5000, नहीं वो कर लेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगी ना, फिर दोबारा किसी एक सिस्टम को लेकर मैं टेंशन नहीं पा। तो फॉरवर्ड फोर्स एक है 5000। क्या इस 5000 के अलावा कोई और फॉरवर्ड फोर्स है यहाँ पे? एक टेंशन फॉरवर्ड फोर्स बन सकती है ट्रेलर की, लेकिन जब हम कार की बैकवर्ड फोर्स टेंशन लेंगे तो कैंसिल होगी। तो फॉरवर्ड फोर्स एक ही, बैकवर्ड फोर्सेस हैं माइनस 1400 भी है, माइनस 300 भी है, माइनस 12500 साइन थीटा भी है जो कि 0.12 है, और इसके अलावा माइनस 6000 साइन थीटा भी है जो कि 0.12 है, इज इक्वल टू एम ए। अब मैथ क्या लिखेंगे आप? दोनों मैसेज को ऐड करेगा। एक का मैथ है 600, दूसरे का 1250, 1850। सो फुल सिस्टम को लेने का फायदा क्या हुआ कि टेंशन आई नहीं और डायरेक्ट एक्सेलरेशन आपके पास आ गई। अगर आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ज्यादा बेहतर मेथड है, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है। अब एक्सेलरेशन जब आ चुकी है, अब टेंशन कैसे निकलेगी? अब कोई एक सिस्टम आप ले लें, जो मर्जी सिस्टम ले, कोई एक सिस्टम ले। आप सपोज ये लेते हैं ट्रेलर, तो इसके लिए जब सिर्फ लेंगे तो इधर टेंशन की डायरेक्शन यू होगी। सो फॉरवर्ड फोर्स तब बनेगी टेंशन माइनस बैकवर्ड 300 माइनस बैकवर्ड 6000 साइन थीटा 0.12 इज इक्वल टू एम ए मैथ 600, और एक्सेलरेशन आपने पहले फाइंड की होगी, यहां से टेंशन आ जाएगी। ये मैंने ट्रेलर ले लें लेके किया, अगर आप कार को लेके करना चाहते हैं तो भी हो जाए। जी ये पूछा था आमिना ने। आमिना बी एंड सी पार्ट बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके जी, क्वेश्चन
3 के बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? 3 के बाद 3 B एंड C हो गया, 5 हृदय ने पूछा, 4 का किसी ने पूछा? 4 में है कोई प्रॉब्लम? यस सर, बी पार्ट नहीं समझ आ रहा था। 4B पार्ट मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूं, फिर बी पार्ट की तरफ चलते हैं। A block of mass 8 kg is placed on a rough plane which is inclined at an angle of 18 degree to the horizontal. The block is pulled up the plane by a light string that makes an angle of 226 degree above a line of greatest slope. The tension in the string is T Newton. The coefficient of friction between the block and the plane is 0.65. The acceleration of the block is 0.2 meter per second. Find T. So आपने सारी फोर्सेस लेबल की होंगी, टेंशन फोर्स रिजॉल्व की होगी, फ्रिक्शन फोर्स लेवल की, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लेवल किया, और नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई किया होगा। एक उधर से आपके पास फ्रिक्शन और टेंशन की इक्वेशन बनी होगी, फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन में आपके पास टेंशन और आर की फॉर्म में इक्वेशन बनी होगी, और फिर इसमें म्यू गिवन था, सो एफ इज इक्वल टू म्यू आर करके आपके पास टेंशन आ गई। सो पार्ट ए में प्रॉब्लम नहीं है आपको, यू आर आस्किंग फॉर बी पार्ट। The block is initially at rest. Find the distance traveled by the block during the 4th second of motion. So I think आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया कि 4th सेकंड का क्या मतलब है। अगर वो कहता है ना कि 4th सेकंड, फोर्थ ना कहता कि फर्स्ट 4 सेकंड में बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने में आपको मसला नहीं है कि इनिशियली रेस्ट पे था। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में क्या गिवन थी? 0.2। 0.2। एक्सेलरेशन भी आपको गिवन थी, और टाइम के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो आपको डिस्टेंस बताना है। अब देखिए 4th सेकंड का मतलब है कि स्पेसिफिकली 4th सेकंड में बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो आप ऐसा करें, टाइम 3 तक डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करें, और फिर टाइम 4 तक डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लें। सो फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लें, और फर्स्ट 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लें, और दोनों को फिर अब आप माइनस कर दीजिएगा। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 4 5 का कहा रिदा ने। चले जी, question 5 is a particle P moves on the x-axis from the origin O with an initial velocity of minus 20 meter per second. Initial velocity minus 20 per second, meter per second. The acceleration A after leaving O is given by A is equal to 12 minus 2t. Sketch a velocity time graph for 0 to 12. देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर फाइंड करना है तो आप वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर लें पहले। और वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। सो वेलोसिटी इज 12 की इंटीग्रेशन 12t माइनस 2t की इंटीग्रेशन माइनस 2t स्क्वायर बाय 2, और 2 और 2 कैंसिल, सो माइनस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं c आता है। अब c फाइंड करने के लिए आपको किसी एक टाइम के अगेंस्ट आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और वो हमें पता है
इनिशियल वेलोसिटी -20 है। इनिशियल वेलोसिटी -20 मीन टाइम जीरो, इनिशियल टाइम जीरो पे वेलोसिटी -20। जी ये पुट करें -20 इज इक्वल टू 12, टाइम में जीरो -0, तो सी क्या आ गया -20। सो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 12t माइनस टी स्क्वायर -20। सो -t स्क्वायर प्लस 12t -20। देखिए वेलोसिटी की जब इक्वेशन आ गई और आपको स्केच करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बेहतर ये है कि अब अपने माइंड में मैकेनिक्स छोड़ दें कि ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। आप ये समझिए कि ये ओ लेवल, या शायद ओ लेवल तो नहीं, या आप कह सकते P1 टॉपिक है, ये P1 मीन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्केच करना है। ठीक है, आप बस ये माइंड में रखिए और स्टार्ट कर दें। सो अब आपको अगर स्केच करना है तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या आप फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, अगर आपको P1 अच्छी तरह आती है तो आप ऐसा करें, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर क्यों कंप्लीट करें? ताकि हमें मैक्सिमम पॉइंट, क्वाड्रेटिक कर्व, क्योंकि इसका ये नेगेटिव है तो ये कर्व ऐसे ही बने। ठीक है, इसका मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर। सो मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, उसके लिए अगर मैं माइनस ले लूं कॉमन, टी स्क्वायर -12t। आपको पता है कि P1 की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आप स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए टी स्क्वायर कोएफिशिएंट नॉर्मली 1 बनाते हो। फिर ये अब आपके पास आ जाएगा, अंदर स्क्वायर कंप्लीट करें जल्दी से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, t -6 होल स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस 20। सो v आपके पास आ गया -t -6 होल स्क्वायर -36 प्लस 20 इज -16। सो v आ गया -t -6 होल स्क्वायर प्लस 16। जी बताइए P1 में आपने क्या किया था, इसके मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 16, ऐसे ही है 6 16। सो अब हम स्केच कर सकते हैं काफी हद तक। अगर आप वो जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं वो कर सकते हैं वो आसानी से। आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y0 पुट करते थे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x0 पुट करते थे। यहाँ x और y नहीं है, यहाँ v एंड t है। v इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वर्टिकल एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कट करेगा वो फाइंड करने के लिए t0 पुट करते हैं। वैसे t0 पुट करें तो -20 आ रहा है, वो तो डायरेक्ट पता चलता है। चलिए जी मैं अब ग्राफ का स्केच करने लगा हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी तो आप बता सकेंगे। 616 तो मुझे पता चल गया जी मैक्सिमम पॉइंट है, बाकी इंफॉर्मेशन शायद मैं आपसे भी पूछूं। जरा इक्वेशन दोबारा बताइए, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, -t स्क्वायर आगे प्लस 12t या -12t और -20। अच्छा आपको ये बात पता है कि टाइम जीरो पे है वेलोसिटी -20। आपको मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, मीन 616 थे ना, मीन t6 और वेलोसिटी 16। और एक काम और कर लें, वैसे तो और भी बहुत सी चीजें फाइंड कर सकते, टाइम 20 पे बताइए वेलोसिटी कितनी बन रही है, टी इसमें 20 पुट करें जरा, t20 पुट करें और बताइए आंसर क्या है।
कितना? 140? सिक्स 20 फिर चेक कर लें। अच्छा 20 में क्यों चेक कर रहा हूँ? सॉरी यार, ग्राफ तो 12 तक ड्रॉ करना है। सॉरी सॉरी, ग्राफ तो 12 तक ड्रॉ करना है, मैंने 12 चेक करना है, 20 नहीं चेक करना। मुझे फाइनल पॉइंट 12 पे बताइए क्या आ रहा है आंसर। सॉरी, मैंने समझा 0 से 20 तक ग्राफ ड्रॉ करना है, शायद वो 0 से 12 तक करना है। 12 के अगेंस्ट क्या आ रहा है? -20 आ रहा है, ऐसे ही है। ये तो फिर इजी हो गया। चलिए जी, अब मैं स्केच करने लगा हूँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में। मुझे लेबल क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेबल करने हैं। -20 में यहां लेबल कर देता हूं, दिस इज -20, दिस इज 0, और मुझे 6 लेबल करना चाहिए और 12। देखिए जी, मुझे पता है कि -20 पे ग्राफ आपका 0 के अगेंस्ट -20 है, 6 के अगेंस्ट 16 है, 16 के यहां पे होगा, और 12 के अगेंस्ट अगेन -20 है। तो आपकी कर्व कुछ ऐसी बन जाएगी। और बताइए इसमें से क्या बताना चाहिए? इसका क्या चीज है जो आप आसानी से बता सकते हैं? देखिए, वाई इंटरसेप्ट तो ऑलरेडी आप बता चुके, -20 है। आपने क्या नहीं बताया, 5 मार्क्स है, आपने एक्स इंटरसेप्ट नहीं बताया। मीन एक्स इंटरसेप्ट मीन यहाँ टी इंटरसेप्ट, क्या ये हम बता सकते हैं आसानी से? यस। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? y0 पुट करके। तो यहाँ टी इंटरसेप्ट फाइंड करें तो आप v0 पुट कर दें। तो इस इक्वेशन में v0 पुट करें, -t² + 12t। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दें कि क्या टाइम की 2 वैल्यूज आ रही है, 2 एंड 8। सो ये 0.2 एंड 10, 2 एंड 10। सो ये मैक्सिमम पॉसिबल जो इसमें लेबल कर सकते थे वो मैंने सारा कर दिया। मैंने मैक्सिमम पॉइंट भी लेबल कर दिया है, एक्स इंटरसेप्ट भी लेबल कर दिया है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी लेबल कर दिया। अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं। सो दिस इज द परफेक्ट स्केच। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था। जी पूछें। सर अगर हम इस इक्वेशन में स्क्वायर कंप्लीट किए बगैर अगर मतलब वर्टेक्स ना लें और 0 से 12 के साथ मतलब अगर टोटल परफेक्ट वैल्यूज लें। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल कर सकते। कल या परसों जो मैंने क्वेश्चन किया था, आई थिंक वो ऐसे ही किया था कि बेस्ट यही है, बेस्ट यही है जो आपने मेथड बताया हलीमा, वो ज्यादा बेहतर है जो मैंने तक किया है। कि आप पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें 2 एंड 10, 2 एंड 10 बताए थे ना। और आपको पता है जब 2 एंड 10 आ जाए तो वैसे तो वो काफी है, लेकिन अगर आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो 2 और 10 के मिडिल में एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब 2 और 10 का मिडिल क्या होता है? 6। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया 6, और वही 6 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। बेहतरीन मेथड है। मैंने कल या परसों जो क्वेश्चन किया था उसमें पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए थे और उसके बाद मैंने वर्टेक्स निकाला था, और वो बेहतरीन मेथड है। अच्छा जी रिदा, आपने ये क्वेश्चन का ए पार्ट पूछा था, क्या इसका बी पार्ट भी आपने पूछा है? बिल्कुल बी पार्ट भी होगा। मैं डायग्राम चेंज, नहीं डायग्राम तो नहीं चेंज होगी। चलिए मैं अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता हूँ। है क्या? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी इन द इंटरवल 0 to 12। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मैं ग्राफ, बताइए वेलोसिटी की इक्वेशन आपके पास है,
-t² + 12t - 20। मुझे पता है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। बताइए इस क्वेश्चन में कैसे इंटीग्रेशन की जाए? गुड गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। एक ही दफा 0 से 12 इंटीग्रेट करने से आंसर नहीं आएगा। आपने ये P1 की इंटीग्रेशन में भी पढ़ा है कि जब आप कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो वो एरिया जो अबव द एक्स एक्सिस है उसका एरिया आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और जो बिलो द एक्स एक्सिस उसका एरिया का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो आपको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप 0 से 2 अलग इंटीग्रेट करें, ये एरिया आ जाएगा। 2 से 10 अलग इंटीग्रेट करें, ये एरिया आ जाएगा। 10 से 12 उस इक्वेशन को अलग इंटीग्रेट पुट करके लिमिट्स पुट करें, अलग आएगा। ये एरिया बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और ये भी नीचे वाले दोनों नेगेटिव आएंगे। तो नीचे वाले जो -3 आता है, -7 आता है, या -20 आता है, या -40, आपने उनको करना है पॉजिटिव। सो तीनों की पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर देना। अगर एक ही दफा इंटीग्रेट किया 0 से 20, तो उस इंटीग्रल के अंदर अंदर पॉजिटिव वैल्यूज और जो नेगेटिव वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और आपका टोटल डिस्टेंस कम आएगा। एक्चुअली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ज्यादा होगा। सो हम 0 to 2 अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस कर सकते हैं 2 to 10 अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 10 to 12 अलग इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आप अच्छी तरह देखें तो 0 से 2 वाला एरिया और 10 से 12 वाला एरिया सेम है, उन दोनों का आंसर एक जैसा ही आएगा। तो एक ही दफा इंटीग्रेट करें तो चल सकता है काम। वैसे इंटीग्रेशन तो तीनों केस में एक जैसी होगी, लिमिट्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी आपके इसमें। जी क्लियर है ये बात? क्वेश्चन 5B पार्ट क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट बताइए। जी 6 में किसी को प्रॉब्लम? यस सर, बी पार्ट में है। किसी को ए पार्ट में प्रॉब्लम? चले जी 6 पार्ट जरा मैं पार्ट ए देख लेता हूं पहले, और फिर बी पार्ट करते हैं। 6 part A is figure 6.1 shows particles A and B of masses 4 kg and 3 kg respectively attached to the ends of a light inextensible string that passes over a small smooth pulley. The pulley is fixed at the top of a plane which is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal. A hangs freely below the pulley and B is on the inclined plane. The string is taut and the section of the string between B and the pulley is parallel to the line of greatest slope. Part A में कहते हैं, it is given that the plane is rough and the particles are in limiting equilibrium. Find the coefficient of friction between B and plane. So ये difficult नहीं है। आप क्या करेंगे, सारी फोर्सेस लेबल करेंगे। ए पे एक टेंशन फोर्स है और दूसरी वेट फोर्स है। सो टेंशन क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो टेंशन डायरेक्ट 40 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा जी, सो टेंशन आ जाएगी आपकी डायरेक्ट 40, और बी पे भी सारी फोर्सेस आप लेबल करेंगे, और जब वो आप लेबल कर लेंगे, फ्रिक्शन भी, टेंशन भी, वेट भी, सब कुछ लेबल करेंगे। सो आई थिंक जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करने से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से एफ और आर आ जाएगा, और जब एफ और आर आ जाएगा तो फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे। ए पार्ट में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यू आर आस्किंग फॉर बी पार्ट। लेट्स सी। ए पार्ट में इंफॉर्मेशन थी कि रफ है और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है।
देखते हैं बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में वो कहता है इट इज गिवन इंस्टेड दैट द प्लेन इज स्मूथ and the particles are released from rest when the difference in the vertical heights of the particle is 1 meter. उस वक्त रिलीज किए गए जब उनमें डिफरेंस 1 मीटर था. Use an energy method to find the speed of the particles at the instant when the particles are at the same horizontal level. Same horizontal level. Same horizontal level का मतलब ये है कि सपोज कि जब ये यहाँ पे हो तो उसके बिल्कुल लेवल में बी होना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के लेवल में होंगे. अगर किसी को ये लगता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल तब आएगा जब A 0.5 डिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा और B 0.5 डिस्टेंस अपवर्ड ट्रेवल करेगा, तो ही इज कंप्लीटली रॉन्ग. ऐसा ही है ना? ये गलत समझ आ रहा है क्योंकि ये दोनों ऐसा नहीं है. इस तरह अगर होते तो फिर तो मसला नहीं था. अगर ये होता ऐसे, ये होता ऐसे, अगर इनको लेवल में लाना है तो अगर मैं 1 मीटर का भी डिफरेंस है तो ये 0.5 नीचे ट्रेवल करता है, ये 0.5 ऊपर ट्रेवल करता, तो दोनों लेवल हो जाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं है. जब ये 0.5 नीचे ट्रेवल करेगा ना तो वो 0.5 ऊपर ट्रेवल नहीं करेगा, वो 0.5 इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रेवल करेगा. तो वो जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लेवल पे आ जाए. तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमने देखना ये है कि कब वो लेवल पे आएंगे, कब वो लेवल पे आएंगे. अब जरा इसको, ये असल टास्क है, बाकी फाइंड करनी है स्पीड वगैरह वो हम चलो कर लेते हैं. लेकिन पहला मसला ये है कि जब वो लेवल पे आएंगे उस वक्त ए ने कितना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल किया होगा और बी ने अप द प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो इंपॉर्टेंट है. सपोज करते हैं कि यहाँ पे ए ने इतना ट्रेवल किया नीचे और बी ने इतना ट्रेवल किया ऊपर, तो उस वक्त दोनों लेवल पे आ गए. अगर ए ने डाउनवर्ड ट्रेवल किया है x मीटर तो बी अप द प्लेन कितना ट्रेवल करेगा, वो भी x मीटर, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना. जितना ए ट्रेवल करेगा उतना ही बी भी ट्रेवल करेगा. तो सपोज हम करते हैं कि जब दोनों x मीटर ट्रेवल कर चुके होंगे उस वक्त वो एक सेम लेवल पे आ चुके होंगे. हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ये है वो केस. तो मुझे ये बताइए कि उस वक्त यहाँ पे ये हाइट कितनी होगी. ये हाइट होती है ना डी साइन थीटा. हाइट क्या होती है, डी साइन थीटा. तो ये हाइट क्या होगी, दिस विल बी डी साइन थीटा मीन एक्स साइन थीटा, एक्स साइन 30. सो ये हाइट होगी, साइन 30 होता है 0.5, सो हाइट होगी 0.5x. सो हम ये चाहते हैं कि दोनों का ये जो x है और ये जो हाइट है, x और हाइट दोनों का सम जब 1 मीटर हो जाएगा उस वक्त दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे. क्या ये बात समझ आ रही है कि x प्लस h, x प्लस h इन दोनों का सम जब 1 मीटर होगा तो उस वक्त वो एक ही लेवल पे आ चुके होंगे. So x, and we know h is 0.5x is equal to 1. h is 0.5x. So 1x plus 0.5x is 1.5x is equal to 1. So what is x? 1 divided by, ये कितना बनता है, 1 divided by 1.5, 2/3. चेक करें, एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट 2/3 बन रहा है. इसको 0.666 ना लिखें, आप इसको एग्जैक्ट लिखें.
जी, तो एक बात पता चल गई कि ए डाउन द प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2/3 मीटर, और बी अप द प्लेन ट्रेवल कितना करेगा, 2/3 मीटर। जब ये दोनों 2/3 मीटर ट्रेवल कर लेंगे तो उस वक्त ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों लेवल पे आ जाए। अब हमने फाइंड क्या करनी है, हमने यूज करनी है एनर्जी मेथड टू फाइंड द स्पीड व्हेन दे आर एट हॉरिजॉन्टल लेवल। जी, यहां तक क्लियर है? असल क्वेश्चन यहां तक था, आगे एनर्जी मेथड में भी लगा लेता हूँ, उसमें भी जो प्रॉब्लम आएगा उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन यहां तक भी बताइए कोई प्रॉब्लम। अब नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन में एनर्जी मेथड ना कहता तो मैं यहाँ पे फोर्सेस को ज्यादा प्रेफरेंस देता, फोर्सेस से ये क्वेश्चन इजी होता। मैं ए पे सारी फोर्सेस लेबल करता, बी पे सारी फोर्सेस लेबल करता, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करके मेरे पास टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाती। जब मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती तो मैं स्पीड फाइंड कर लेता, जब उसने डिस्टेंस 2/3 मीटर ट्रेवल किया हो उस वक्त एक्सेलरेशन भी पता होगी, इनिशियल स्पीड पता होगी, तो मेरे पास स्पीड आ जाती। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपने फोर्सेस के बारे में नहीं, उसने कहा यूज एनर्जी मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट द इंस्टेंट व्हेन दे आर एट द सेम लेवल। सो मुझे उसी को ही यूज करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल मेरे पास चल गया कि 2/3 मीटर है, और अब मुझे यूज करना है एनर्जी मेथड। ओके जी, अब एनर्जी मेथड कैसे अप्लाई किया जाए? पूरे सिस्टम पे अप्लाई करूं या दोनों पे अलग अलग अप्लाई करूं, या अलग किसी एक पे अप्लाई करूं? पूरे सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। फुल सिस्टम पे हम एनर्जी मेथड अप्लाई करने लगे। फुल सिस्टम पे एनर्जी मेथड अप्लाई करने का फायदा ये होगा कि वो जो टेंशन फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे बी के लिए टेंशन फोर्स ड्राइविंग है और ए के लिए टेंशन फोर्स रेजिस्टिव है, वो कैंसिल हो जाएगी। मैं इसलिए पूरे सिस्टम को यूज, अगर किसी एक को यूज करूंगा तो फिर मेरे पास टेंशन अननोन होगा, जब टेंशन अननोन होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं अप्लाई करने लगा हूं एनर्जी मेथड पूरे सिस्टम पे। सो जब पूरे सिस्टम पे लगाऊंगा तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, एक बात मैं क्लियर करता हूं। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जब आप एनर्जी मेथड अप्लाई करते हैं तो वेट की वजह से जो वर्क होता है उसको हम ड्राइविंग में भी काउंट नहीं करेंगे और रेजिस्टिव में भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। चलिए जी, पहले ए की बात करते हैं। ए पे बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। ए इज मूविंग डाउन द प्लेन, क्या ए के ऊपर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है कुछ? आपके माइंड में आ रहा होगा वेट, लेकिन मैंने बताया वेट को हम वर्क डन बाय ड्राइविंग भी नहीं कंसिडर करेंगे और रेजिस्टिव भी नहीं कंसिडर करेंगे। तो ए के ऊपर कोई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स नहीं है। अब बी का बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। बी पे ड्राइविंग फोर्स है टेंशन फोर्स, ड्राइविंग फोर्स है टेंशन फोर्स। तो टेंशन for work is equal to force into distance, so tension into 2/3। ये है वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स फॉर ए एंड बी। ए तो 0 है, बी आपके पास ये आ गया, प्लस नहीं माइनस। अब करना है वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। अब बताइए ए के लिए व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स? टेंशन, टेंशन इज द रेजिस्टिव फोर्स ना। सो टेंशन फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स, तो वर्क डन होगा टेंशन फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 2/3। ये पूरा सिस्टम लेने का फायदा ये होगा कि टेंशन कैंसिल हो जाएगी, 2/3 टी 2/3 कैंसिल हो जाएगा। ये अब माइनस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। बी में बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। क्या बी पे कोई रेजिस्टिव फोर्स है? यस और नो? नो रेजिस्टिव फोर्स। वेट के कंपोनेंट की वजह से रेजिस्टिव फोर्स जरूर है,
लेकिन वेट के कंपोनेंट की वजह से हम रेजिस्टिव और ड्राइविंग दोनों में काउंट नहीं करते, और प्लेन क्योंकि स्मूथ है तो इसलिए रफनेस की वजह से भी कोई नहीं। तो इज इक्वल टू ये वर्क डन बाय ड्राइविंग माइनस रेजिस्टिव हो गया, इज इक्वल टू, अब आप पहले बताइए काइनेटिक एनर्जी में दोनों की गेन आया है, दोनों की स्पीड बढ़ी है 0 से। पहले ए की अगर बात करें तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, चले मैं लिख देता हूं पहले, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस ए के बारे में बात की थी, ए की पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, ए डाउनवर्ड मूव, लॉस तो माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, प्लस बी की गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में गेन है और बी में पोटेंशियल एनर्जी में भी गेन है, तो वो ऐड होगा, पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, अदरवाइज डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं। लेफ्ट साइड तो काट दिया, आपके पास 0 आ गया, राइट साइड जी, ए की गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ मैस वी स्क्वायर फाइंड करना है, माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच 4 टाइम्स 10 जी, और एच क्या है, एक्स है, 2/3 ट्रेवल किया उसने, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ मैस 3 स्पीड फाइंड करनी है, प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम मैस 3 जी 10 एंड हाइट इज एच, और एच था 0.5x, सो 0.5x था 2/3। सो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है और वो है स्पीड। यूज योर कैलकुलेटर, ये आ रहा है 2v स्क्वायर 80/3 1.5v स्क्वायर प्लस 10 शायद बन रहा है। जी कैलकुलेशन कीजिए, बताइए व्हाट इज द स्पीड। स्पीड बताइए। एनर्जी इक्वेशन आप में से हर कोई डिफरेंट अप्लाई करता है, जिसने मेरे मेथड से सीखा हुआ है वो इस तरह ही कर लेंगे, अगर किसी को डिफरेंट मेथड आता है फिजिक्स वगैरह से या किसी और टीचर से आपने किया है तो आप उस मेथड से भी करें तो आंसर करेक्ट आना चाहिए। बताइएगा प्लीज आंसर। क्या आ रहा है, 2.18 बिल्कुल सही है। सो आफ्टर यही कैलकुलेशन किया ना आपने इधर की जो मैंने लिखी हुई, सो इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट भी एंड पे लेना है, 2.18 मीटर पर सेकेंड, और यही है फाइनल आंसर। जी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, आई होप आपको ये समझ आया है। जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट नहीं किया वो प्लीज अटेम्प्ट करें। और कल के लिए पेपर, आज वेरिएंट था 4-1, सेम ईयर कल आपने 4-2 करना है, अक्टूबर नवंबर 2022 वेरिएंट 4-2। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।